कल मिस रिप्रेजेंटेशन तक बात हो गई थी, आज मिस्टेक से बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात करी कि जब भी आप किसी तरह का कोई फिज़िकल फोर्स यूज़ करोगे तो वो कॉर्जन है, जब भी आप किसी तरह का कोई मेंटल फोर्स यूज़ करोगे तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, आप कोई तरह का झूठ बोलोगे, किसी को ठगोगे, वो फ्रॉड है, और आप कोई भी ऐसी मिस्टेक करोगे जिसमें आपका इंटेंशन किसी को ठगने का नहीं था बट स्टिल आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन। कल हमने इसको अच्छे से समझा चारों चीज़ों को। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टेक की। मिस्टेक पे आते हैं। मिस्टेक में ना, जब हम मिस्टेक उधर पहले पढ़ाते थे तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते थे। अब है ना, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रखा, बस ये लिख के छोड़ दिए। तो मतलब कि ये सिर्फ नाम आपके कोर्स में है, अंदर का मैटर नहीं है। लेकिन ये नाम को क्या समझाऊँ मैं, मेरे को अंदर का मैटर बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ समझ में ही नहीं आएंगे। पता नहीं कैसे इन्होंने करा कि अंदर का सारा मैटर हटा, सब में है, मिस्टेक में हटा दिया। कॉर्जन अपन ने डिटेल में पढ़ा कल, अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरा पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा। एक टॉपिक कल फ्रॉड में रह गया था, इसने कल लाइट चली गई थी। कौन सा था? साइलेंस का। एक ये टॉपिक कल रह गया था, तो पहले ये भी रिवाइज कर लेते हैं। ये मिसरिप्रेजेंटेशन में 3 बातें कल बता दी थी। फॉल्स स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता नहीं होता, यू बिलीव इट टू बी ट्रू, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई काम ईमानदारी से ना करना, और इनोसेंटली सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक कर जाना। हमेशा जब भी आप मिसरिप्रेजेंटेशन लिखो तो उसमें इनोसेंट या ऑनेस्ट वर्ड ज़रूर लिखना, बिकॉज मिसरिप्रेजेंटेशन में जो गलती आपसे हो रही है वो गलती आपने जानबूझ के नहीं करी है। ये बात आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब कल एक टॉपिक कल बीच में रह गया था, ये कहाँ है? साइलेंस एज टू फ्रॉड। ये 2 चीज़ें, वेयर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट। मैंने आपको कल कहा कि फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड है, प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म फ्रॉड है, प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म फ्रॉड है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव समवन, किसी को ठगने के इरादे से किया गया कोई काम फ्रॉड है। बट वेदर साइलेंस एज टू सब्जेक्ट मैटर इज फ्रॉड, अगर आप किसी चीज़ को लेकर चुप हो, जैसे आप मेरी दुकान पे ये माइक खरीदने आए, मैंने कहा आप माइक चेक कर लो, आपने माइक चेक करा, अब इस माइक में प्रॉब्लम थी यहाँ पे कुछ, तो मुझे पता थी ये बात, आई नो अबाउट इट, बट मैं चुप हूँ, मैंने झूठ भी नहीं बोला, सच भी नहीं बोला, मैं चुप हूँ बस। तो क्या चुप रहना फ्रॉड है? वेदर साइलेंस इज फ्रॉड? आंसर इज नो। नॉर्मली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट इन 2 cases silence is fraud. Number 1, when it is your duty to speak, and number 2, when silence is equivalent to speak. ये 2 चीज़ों को समझते हैं बस, ये फिर इसके बाद नहीं है कुछ भी। ये पूरी कंडीशन तुम्हें पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। कब ड्यूटी टू स्पीक, अब ड्यूटी टू स्पीक के केस होते हैं, इसने दे नहीं रखे। ड्यूटी टू स्पीक मतलब कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉ मेकर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उन केसेस में चुप मत रहो, आप बोलो। वहाँ पे आप अगर चुप हो तो वो फ्रॉड है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2 लोगों का शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब लड़के को या लड़की को कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी है, उसे सीरियस बीमारी है, उसने वो छुपाई सामने वाले से, तो ये फ्रॉड है। आपको बोलना चाहिए, इट इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक। शादी में इसमें दे नहीं रखे, इसके अंदर इलेबरेट भी कर रखे, एक्ट के अंदर ही इलेबरेट कर रखे कि व्हेन देयर इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक। एक तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट, एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो और उसको कोई मेजर बीमारी है और वो आपसे छुपा रहा है, तो ये फ्रॉड है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस देती है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस देती है वो अनसर्टेनिटी के लिए देती है, सर्टेनिटी के लिए नहीं देती है। आज किसी को कैंसर है और वो इंश्योरेंस करा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसे देगी, वो मरेगा, कैंसर है उसको, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा नहीं देती, क्योंकि ये तो सर्टेन है। हाँ, पॉलिसी लेने के बाद आपको कैंसर हो जाए अलग बात है, लेकिन पहले से आपको था, तो ये तो धोखा है फिर। तो इंश्योरेंस हो गया, मैरिज हो गया। एक और बताता हूँ एग्जांपल तुम्हें, ये ड्यूटी टू स्पीक में बता रहा हूँ सब कुछ, ड्यूटी टू स्पीक में।
एक है व्हेन यू हैव फिड्यूशरी रिलेशन, जब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिश्ता हो। एक एग्जांपल तुम्हें उस समय दिया था मैंने, आज मैं इसकी दुकान से किराने का सामान लेता हूँ, 15 साल से ले रहा हूँ, ठीक है, और जब भी ये मेरे यहाँ पे कोई सामान छोड़ के जाती है मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता, साइलेंस रहता हूँ, ये भी साइलेंस रहती है, मुझे ट्रस्ट है इस पर। अब इस बार इसने मेरे घर पे जो सामान छोड़ा उसमें दाल में कंकड़ थे, आटा सही नहीं था, ये नहीं था, तो मैं इसके पास गया तो इसने मेरे को कहा कि सर जब मैं सामान छोड़ने आई तब तो आप चुप थे, ठीक है। अरे मैंने इससे कहा कि भैया तुझे देख के देना चाहिए था, तूने मेरे को बोला नहीं। तो इसने कहा सर मैंने ये भी कब कहा कि ये सही है, आप ले रहे थे मैंने दे दिया तोल के, मैं तो चुप थी, चुप रहना फ्रॉड थोड़ी है। मैंने कहा भैया यहाँ पे आपका चुप रहना फ्रॉड है, क्योंकि इट इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक। आई एम टेकिंग कमोडिटीज़ फ्रॉम योर शो फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर किसी चीज़ में कोई खराबी है तो आप आगे से बोलोगे। तो एक तो हो गया ड्यूटी टू स्पीक, और सेकंड होता है इसमें व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। अभी मैंने इससे गाड़ी ली और मैंने कहा कि गाड़ी सही है ना भाई, ये चुप था, तो अब ये चुप रहना मैं तो मानूंगा कि सही होगी गाड़ी। देखा तो ब्रेक फेल, देखा तो गियर अटकते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम, ठुक गई गाड़ी, मेरे को इंजरी हुई, यहाँ पे साइलेंस रहना फ्रॉड है। बिकॉज इन दिस केस साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। आपका चुप रहना बोलने के बराबर था। मैंने आपसे पहले पूछा गाड़ी ठीक है, आप चुप हो, तो मैं समझ गया ठीक होगी गाड़ी, बट आपने कुछ बोला ही नहीं, तो आपको बोलना चाहिए। यहाँ पे जब मैं आगे से पूछ रहा हूँ तब तो आपको बोलना ही चाहिए। ये दो केस आप याद रखना। अब आप वापस, ये तो कल पढ़ लिया था, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन तक पूरी बात हो गई है, और आज बात करेंगे मिस्टेक की। अब देखो इन्होंने मिस्टेक का ये चार्ट तो बहुत बढ़िया बना रखा है, लेकिन इसमें से किसी भी चीज़ को नीचे समझा नहीं रखा, तो इस चार्ट से ही मैं आपको समझाता जाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा बहुत अंदर का जानना। देखो प्लीज़ ध्यान से देखो, मिस्टेक मतलब गलती करना। गलती दो प्रकार की होती है, मिस्टेक एज टू लॉ और मिस्टेक एज टू फैक्ट। ये चार्ट ऐसा कैसा याद कर लेना, मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू फैक्ट, दो मिस्टेक है। पहले बात करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। जब आप किसी कानून को समझने में गलती कर गए, मिस्टेक ऑफ लॉ। देयर आर टू लॉ, इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ। अगर आप, उल्टी बात बोलूँगा मैं, अगर आप इंडियन लॉ को समझने में गलती कर गए, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, देन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। लिख दो यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, बस वैलिड लिख दो। और फॉरेन लॉ को समझने में कर गए तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। बिकॉज जिस ज़मीन पे आप रहते हो, अगर आप वहाँ का लॉ नहीं जानते तो इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है, इसमें सामने वाले की गलती। जैसे आज आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे और आपके यहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और आप उसको ये बोलो कि मुझे तो पता ही नहीं है इनकम टैक्स क्या है, आई एम साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैंने तो बायो ली थी, मुझे क्या पता इनकम टैक्स क्या होता है। अब आपने बताया कि 5 लाख तक ज़ीरो है, अगले 5 लाख पे 10% है, फिर 20% है, ऐसे लगता है, अब भरूंगा मैं, ठीक है, अब भरूंगा। अभी तक तो मेरी गलती नहीं है सर, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इंडियन लॉ। आप इंडियन लॉ की नॉलेज नहीं है तो आपकी गलती है, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। जिस बंदे के पास नॉलेज है वो आपका फ़ायदा उठाएगा। हमेशा इलिटरेट बंदे का फ़ायदा लिटरेट बंदा उठाता है। इसमें गलती इलिटरेट की है कि आपने नॉलेज क्यों नहीं ली। तो बोलो मेरे साथ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़, and the person who do not have knowledge of Indian law has to bear the consequences, because contract will remain valid. बोलो बोलो ना। फॉरेन लॉ, अब अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर गए तो फिर तो वॉइड है फॉरेन लॉ। अब अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ और दुबई के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब दुबई में कोई कानून है मुझे नहीं पता, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे दुबई का कानून कैसे पता होगा। वो दुबई में रहता है, उसको तो पता था, तो उसकी गलती है, उसको मुझे बताना चाहिए कि दुबई में ऐसे होता है वैसे होता है। मैं तो क्या हूँ, मैं तो
आया था वहाँ पे टूरिज्म के लिए, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा, मुझे पता नहीं था। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में वॉइड हो जाएगा, बट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में वॉइड नहीं। अब आगे आ जाओ, जो मेन चर्चा करनी हो इस पर करनी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब आप लॉ में मिस्टेक नहीं कर रहे, फैक्ट में मिस्टेक कर रहे हो। मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या सुना, मैंने क्या प्राइस बोली, आपने क्या प्राइस सुनी, ये फैक्ट की मिस्टेक। फैक्ट की मिस्टेक दो प्रकार की होती है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल में एक पार्टी मिस्टेक करेगी, बायलैटरल में दोनों ही मिस्टेक करेंगे। यहाँ देखो, यूनिलैटरल, बायलैटरल। यूनिलैटरल में पहले पढ़ते हैं, छोटा है। यूनिलैटरल में एक पार्टी मिस्टेक करी, एक पार्टी मिस्टेक करी है किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर या डॉक्यूमेंट को लेकर, एक ही कर रही है मिस्टेक, तो यहाँ लिख दो वैलिड, यहाँ भी वैलिड रहेगा, क्योंकि जिसने गलती करी है उसे भुगतना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा। अब जैसे सपोज करो कि मेरे को पता है कि भैया मेरे को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, गोरांश के साथ। गोरांश को लगा कि ये मूर्छा सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये कर मेरे साथ रहा है, तो इसकी गलती है। मैंने तो इसको बराबर बोला था, भैया मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैंने छुपाई नहीं थी, मैंने बोल दिया था आते ही। अब इसका ध्यान कहीं था, मैंने अपना नाम बोला, इसने नाम सुना नहीं, हुआ नहीं, कुछ भी लेकर, मतलब ये मेरी आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक कर गया, ये मुझे कुछ और समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो ये इसकी गलती है। मैं तो इसे वही समझ रहा था जो ये है, मैं तो इसे वही समझ रहा था, ये मुझे कुछ और समझ गया। याद रखना, अगर हम दोनों गलती कर गए तो वो बायलैटरल है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में सिर्फ एक ही जना मिस्टेक करेगा, तो एक जने ने मिस्टेक करी आइडेंटिटी को लेकर, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कैरेक्टर को लेकर, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार मेरे से हो गई थी, कोई डॉक्यूमेंट मैंने साइन कर दिया, उसके अंदर कोई ऐसी टर्म लिखी हुई थी जो मैंने नहीं पढ़ी, और बाद में मैं उसके माथे आ रहा हूँ, तो उसने तो हमें बोला कि आपको एग्रीमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, मैंने एग्रीमेंट में लिखा है और हमने देखा है एग्रीमेंट में, तो हमारी गलती थी वो, मतलब हम तीनों की गलती थी। कोई बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट था, हमारे तीनों के साइन थे उसमें, तीनों ने बाकायदा साइन कर रखे हैं, सीए होके हमने ऐसी गलती करी कि हमने डॉक्यूमेंट को पूरा रीड नहीं किया बहुत, और उस डॉक्यूमेंट में कोई टर्म थी, वो टर्म से रिलेटेड कोई चीज़ हमें 5 साल बाद अड़ गई, 5 साल बाद हमें उसके लिए कोई चीज़ देनी पड़ी, उसे पैसे देने पड़े। और सामने वाले ने कहा कि मैंने एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर ऐसा हुआ तो आप इतना पैसा दोगे, और हमने कहा हमने तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। बोला आपके तीनों के साइन है, हमने देखा बराबर हमारे तीनों के साइन थे, और वो एग्रीमेंट तो हमें याद था, लेकिन उसमें एक टर्म लिखी हुई थी, ये हमें याद नहीं था। तो अगर आप कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को लेकर गलती कर गए, कोई टर्म को लेकर गलती कर गए, इट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि ये यूनिलैटरल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन। अब आओ बायलैटरल, यहाँ लिख दो वॉइड। अब बायलैटरल में वॉइड हो जाएगा, बायलैटरल में क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ढंग से मैंने बोला ही नहीं है। मैंने ये बोला हमें वो लॉ ही समझ में नहीं आया, या हमें वो लॉ का आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इस देश में ये लॉ लगता है। अब इंडिया के अलावा 200 कंट्रीज़ है, तो मैं पूरे 200 कंट्री का कानून लर्न करके नहीं बैठा। तो मैं तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो यही लगा कि जो इंडिया में होता है वो दुबई में भी होता होगा, तो मुझे क्या, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, तुझे मुझे बताना चाहिए कि दुबई में ये कानून है। अगर मुझे वो कानून याद नहीं है, अपनी तरफ से चीज़ें ऐड ऑन मत करो, लॉ जैसे है उसको वैसे देखो। आपको कोई कानून की जानकारी नहीं है, तो मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है इस बात के ऊपर कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी और वो कानून फॉरेन का था। यहाँ मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि ये कोई जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये फॉरेन का नहीं है, इंडिया का ही है। उसको पता है कि उसने डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी है, और तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं साइन कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये मेरी गलती है। कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड, इट विल नॉट बिकम वॉइड, वो वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, अब बायलैटरल हो गया। बायलैटरल के अंदर आते हैं अपन लोग, दोनों पार्टी मिस्टेक कर जाएंगे, यहाँ लिख दो वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल है ना, दोनों ने मिस्टेक करी है। सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक कर गए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर मिस्टेक कर गए, सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक कर गए। सब्जेक्ट मैटर मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर। मेरा सब्जेक्ट मैटर है पढ़ाना, मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल सब्जेक्ट मैटर हो गया, ट्राईपॉड खरीदा, ट्राईपॉड सब्जेक्ट मैटर हो गया, बोर्ड खरीदा, बोर्ड सब्जेक्ट मैटर हो गया, वॉटेवर जो भी सब्जेक्ट मैटर है मेरा, जिसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर आप उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक कर गए तो ये मिस्टेक आप कर सकते हो। पहला, क्वालिटी को लेकर मिस्टेक कर गए। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बायलैटरल है, दोनों ने करी है मिस्टेक, एक ने नहीं करी है। सबके एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्वालिटी को लेकर मिस्टेक कर गए, मैंने कोई मोबाइल खरीदा, उसके ऊपर कोई मार्क होना चाहिए था, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर एग मार्क होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क होता है, ठीक है, फसाई का मार्क होता है, खाने पीने की चीज़ों पे फसाई का मार्क देखा करो हमेशा, FSSAI, ऐसे कोई मार्क होने चाहिए क्वालिटी के लिए। मैंने देखा वो मार्क नहीं था, उसने भी दिया वो मार्क नहीं था,
मतलब मैंने प्रोडक्ट ले लिया, वो मार्क नहीं था, उसने भी लिया जबकि उस पर वो मार्क होना चाहिए, तो ये हम दोनों से मिस्टेक हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब मैं उसकी दुकान पे जाऊँगा, मैं कहा भाई साहब आपके प्रोडक्ट पे तो फसाई का मार्क ही नहीं है, ये मैं मेरे बच्चे को खिला देता क्या हो जाता अभी। उसने देखो अरे भाई साहब मार्क नहीं क्या, अरे यार लो ये दूसरा ले लो, आप ये दूसरा ले लो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। मैं उसको माल दे दूँगा, मैं अपने पैसे ले लूँगा, क्योंकि उसकी भी गलती है मेरी भी गलती है, उसको भी देखना चाहिए था, मुझे भी देखना चाहिए था, मैंने भी नहीं देखा उसने भी नहीं देखा, फसाई। एग्जाम्पल याद रखना, क्वालिटी एग्जिस्टेंस को लेकर, आप किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसमें शायद कुत्ते उत्ते का एग्जाम्पल दिया होगा, किसका कुत्ता था? निवेदिता का कुत्ता मर गया था क्या? हाँ तेरा रॉस्को है, तो भैया इसका एक कुत्ता है मॉस्को, तो वो उसने ये कुत्ते को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया उर्विका के साथ, और जब तक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते तब तक कुत्ता मर चुका था घर पे। ये बात निवेदिता को भी नहीं पता थी और उर्विका को भी नहीं पता थी, इन्होंने मरे हुए कुत्ते का जिंदा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो जिंदा कॉन्ट्रैक्ट मर जाएगा कुत्ते के मरने के साथ ही। तो एग्जिस्टेंस को लेकर गलती कर गए, किसको लेकर गलती कर गए? ए एंड बी आर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सब्जेक्ट मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस को लेकर गलती कर गए। फिर आइडेंटिटी को लेकर गलती कर गए, ये तो अभी बोल ही दिया। गौरांश कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था मेरे साथ और हो गया मुर्तज़ा सर के साथ, मुर्तज़ा सर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे लकी के साथ और हो गया गौरांश के साथ, दोनों पार्टी मिस्टेक कर गए, दोनों। मैंने बोला है अगर एक करेगा तो वैलिड रहेगा, यहाँ पे आप दोनों ही कर गए। इस आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी है, एक मूवी बनी थी बहुत कॉमेडी मूवी है 1 2 3। 1 2 3 में 3 लोग होते हैं, परेश रावल होता है, सुनील शेट्टी होता है और एक और कोई होता है, तीनों का नाम लक्ष्मी नारायण होता है, और तीनों लक्ष्मी नारायण गोवा जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने, और तीनों लक्ष्मी नारायण का अलग अलग लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट करने आया होता है ए के साथ, उसको हो जाता है बी के साथ, सब नाम चेंज होने, नाम सेम होने की वजह से। बादशाह मूवी देखिए शाहरुख खान की, उसमें भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है कि लास्ट में वो शाहरुख खान को हायर कर लेते हैं ये समझ के कि ये सीएम को मारने आया है, और शाहरुख खान आया होता है एक किसी लड़की को बचाने, और अमरीश पुरी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। दोनों ही गलत है, शाहरुख खान अमरीश पुरी को कुछ और समझता है और अमरीश पुरी शाहरुख खान को कुछ और समझता है। तो ये किसको लेकर गलती कर गए आप? आइडेंटिटी को, टाइटल को लेकर गलती कर। फिर बोल रहा हूँ यहाँ गलती दोनों पार्टियों से हो रही है, इट इज़ अ बायलैटरल मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक है? और इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, और यूनिलैटरल में लॉ, इंडियन लॉ की मिस्टेक में, फॉरेन लॉ की मिस्टेक में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। टाइटल को लेकर गलती कर गए। टाइटल, अगर मान लो कि ये लकी मेरे को अपनी बाइक बेच रहा है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये बाइक तो इसके पापा के नाम पे है, तो इसके पापा ने बोला कि तुझे किसने अधिकार दिया मेरी बाइक बेचने का? टाइटल तो मेरा है। तो लकी ने कहा पापा इतने बरसों से ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मुझे क्या पता पेपर आपने अपने नाम पे करवा रखे हैं। मैंने कहा भैया अपन तो ऐसे ही है। इसके पापा ने कहा तेरे पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, ठीक है, तेरे पे कोई भी चीज़ कर दूँ तो मेरा घर बेच खाए, तो भैया तू सिर्फ चला रहा है, मालिक नहीं है। अब ये बात लकी को भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता थी, तो हम दोनों गलती कर गए। किसको लेकर? टाइटल। टाइटल मतलब ऑनरशिप राइट। प्राइस को लेकर गलती कर गए। अभी मैंने आप लोगों को प्राइस बताई 10,000, अब मैंने भी आगे नहीं बोला पर सब्जेक्ट और आपने भी नहीं पूछा। अब आपको लगा 10,000 पूरे सीए फाउंडेशन की फ़ीस है और मैं कह रहा था 10,000 पर सब्जेक्ट फ़ीस है। दोनों लोग गलती कर गए। ये किसको लेकर गलती कर गए? मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था ना आपको, यही दिया था। ये एक सर के साथ हुआ था। एक सर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी कोविड में, कि कोविड में सर बता रहे हमें, एक कोटा में एक टीचर है वो हमें बता रहे कि सर मेरे को तो कोविड में बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे को क्या हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट थी जो 11th मुझसे पढ़ी थी और 12th में वो अपने नानी के यहाँ दिल्ली गई होगी। तो जब वो दिल्ली गई तो दिल्ली में उसको वहाँ फंस गई, वो लॉकडाउन लग गया। तो मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, तो उसने ऑनलाइन क्लास ले ली। अब जब उसने ऑनलाइन क्लास ली तो मैंने उसको फ़ीस बता दी
अब मैंने उसको फ़ीस बताई कुछ 30,000 तीनों सब्जेक्ट की, अकाउंट्स, इको, बिजनेस। अब उसने ये कहा कि सर मेरी दिल्ली की कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी पढ़ना चाहती है ऑनलाइन। तो वो सर ने कहा कि दे दो उन्हें नंबर, तो उन्होंने नंबर दे दिए। अब उनका फ़ोन आया लड़कियों का, तो वो पढ़ रहे थे, सर ने नंबर दे दिए। अब 15-20 दिन हो गए, तो सर ने बोला भाई फ़ीस। तो लड़कियों ने पूछा सर फ़ीस कितनी है? तो सर ने बोला 30,000 फ़ीस है। तो लड़कियों ने बोला सर 30,000 तो बहुत ज़्यादा है सर, 25 कर लो सर प्लीज़, हम 4-5 लड़कियाँ हैं, ये वो है। सर ने कहा अपने लिए तो नए स्टूडेंट है, अपन कहाँ दिल्ली में पढ़ा पाते हैं पढ़ा दो। तो उसने कर दी 25, बाद में उन सब ने 25 डाल दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहे थे वो सर। अब जब 1-1.5 महीने बाद मामला थोड़ा सही हुआ, लॉकडाउन खुला, तो उन्होंने इको बिज़नेस भी शुरू करी। तो 5 का फ़ोन आया, सर इको बिज़नेस की फ़ीस कितनी है? वो 30,000 सिर्फ अकाउंट्स की फ़ीस समझ रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, वो दिल्ली में यही रहती होगी फ़ीस, उनको लगा यही होगी फ़ीस, ठीक है। तो सर ने कहा मेरे को तो मज़ा आ गया, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा सही नहीं रहेगा, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये सिर्फ अकाउंट्स की फ़ीस नहीं है, इसमें इको बिज़नेस भी आ गया। फिर सर ने कहा, उन्होंने वो मेरे को 5,000 भी वापस दे दिए। बोला सर हमने तो 1 के लिए डिस्काउंट कराया था, 3 के लिए तो सही है। तो उन्होंने 30 पूरे डाल दिए उनको। खैर, तो कई बार प्राइस को लेकर मिस्टेक हो जाती है। किसको लेकर मिस्टेक हो जाती है? क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक हो जाती है। आपने ख़रीदा कोई पैकेट, 1 किलो लिखा हुआ है उस पर, लेकिन उस पैकेट को तोला तो उसमें 1 किलो नहीं था, 900 ग्राम ही था। तो ये आप भी गलती कर गए, वो भी गलती कर गया, क्योंकि वो भी कोई हर पैकेट को तोलने थोड़ी जाएगा। दुकानदार की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, दुकानदार की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। कोई भी दुकानदार जो होता है वो मैन्युफैक्चरर थोड़ी होता है, वो तो रिटेलर होता है, वो तो लाता है। जैसे अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन को लेकर बता रहा था कि वो सारे क्वेश्चन में भी मेरी एक लिमिटेशन है। मैं एक तरीके से रिटेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। उन क्वेश्चनों को जिसने लिखा है, मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके डाला है, उसमें कोई अंडर से गलती रह जाए तो एक तरीके से तो वो ऑथर की गलती हुई, लेकिन हाँ तुम्हें मैंने दिया है तो गलती को सही करना पड़ेगा। तो रिटेलर का भी यही काम होता है कि अगर आपको कोई गलत चीज़ दे दी तो वो लेकर मैन्युफैक्चरर को बोलता है और उससे गलती को सही करवा के आपको वापस देता है। वो एक तरीके से मीडिएटर है। तो क्वालिटी को लेकर भी गलती हो सकती है और क्वांटिटी को लेकर भी हो सकती है। लीगल, अब आ जाओ पॉसिबिलिटी की, परफॉर्मेंस को लेकर गलती। ये तो सब्जेक्ट मैटर की गलती थी। कई बार आप परफॉर्मेंस की गलती कर देते हो, मतलब आप वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हो लीगली या फिजिकली। जैसे आज मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कैसे पढ़ाऊँ? ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है। और फिजिकली मतलब कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरी तबीयत ही खराब हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो कैसे पढ़ाऊँ आप? फिजिकली मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं और मेरी भी गलती नहीं है। तो परफॉर्मेंस में 2 चीज़ें होती हैं, लीगल परफॉर्मेंस में गलती और फिजिकली गलती। इन सारे केस में आपने परफॉर्मेंस की गलती करी या सब्जेक्ट मैटर की गलती करी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हाँ बोलो निवेदिता। मैंने 30,000 पर सब्जेक्ट या ऑल सब्जेक्ट नहीं बोला ना, मेरी भी तो गलती है, मैंने सिर्फ 30,000 बोल दिया। सामने वाला तो कुछ भी समझ सकता है। अभी हमारे यहाँ कोई पढ़ने आता है तो हम उसको पूरा ही तो बताते हैं कि सीए फाउंडेशन की फ़ीस इतनी है और पर सब्जेक्ट इतनी है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इतनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इतनी है, ठीक है, ये ऐसा होता है। हाँ, लेकिन इसमें फिर कुछ कोचिंग की पॉलिसी होती है कि वो सिंगल सब्जेक्ट अलाउ नहीं करते, ये नहीं करते, वो अलग बात है। बट वो भी आप उसको बताओगे कि भैया ऐसा है, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। चलो, अब ये आपका एक और एसेंशियल एलिमेंट समाप्त हुआ, फ्री कंसेंट। कल भी हमने यही पढ़ा, आज भी हमने यही पढ़ा, फ्री कंसेंट। अब अगले एसेंशियल एलिमेंट पे आते हैं, लीगल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लीगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अब मेरी तरफ देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके ऑब्जेक्ट को लीगल होने से रोक देगी, जो आपके ऑब्जेक्ट को लीगल होने से रोक देगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा सब्जेक्ट मैटर है पढ़ाना, या मेरा ऑब्जेक्ट है पढ़ाना।
मैं फ़ोन बेच रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट है फ़ोन। मुझे बताओ मेरा ऑब्जेक्ट लॉफुल है कि नहीं है आपके हिसाब से? अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो ना कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है। एक बंदा पानी पूरी बेच रहा है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है कि नहीं है? लॉफुल है। तो भैया क्या लॉफुल है क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को देख के हमें समझ में आ जाता है। बट और क्लैरिटी लाने के लिए ये चीज़ें हमें पढ़नी है कि ये चीज़ अगर है तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। ये चीज़ें वो क्या चीज़ें हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब वो कानून द्वारा दंडनीय अपराध हो। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। अब आपको पूरा कानून तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, आप तो सिर्फ एक एक्ट पढ़ रहे हो। अब इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या चीज़ें लॉफुल है क्या चीज़ें नहीं है, आपको क्या पता? तो आपको तो सिर्फ ये लाइन लिख के आनी है कि विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैच्यू और लॉ, जो किसी भी लॉ में पनिशेबल है या प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब दंडनीय अपराध है। क्या है? आपको मना किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप मत करना, प्रोहिबिटेड मत करना। ठीक है, इसके हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो एक बाप ने ए फादर है अरेंज मैरिज, उसने 17 साल के लड़के की शादी फिक्स कर दी, तो क्या 17 साल में शादी हो सकती है? तो ये फॉरबिडन है, क्योंकि माइनर की मैरिज है। किसकी मैरिज है? माइनर की मैरिज है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। और एक सीए ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं तेरा सारा टैक्स माफ़ करा दूंगा, ये भी क्या है? फॉरबिडन है। एक बंदे ने किसी को 5 लाख रुपए दिए कि तू इसको किडनैप करके लिया, फॉरबिडन है। आप एकदम आसानी से पहचान सकते हो कि क्या फॉरबिडन है और क्या फॉरबिडन दंडनीय, पनिशेबल ऑफेंस। बढ़ू आगे बढ़ू, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम है? लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट को लीगल होने से रोकती? नंबर 1, व्हेन एन एक्ट इज। नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट और लॉ इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब वो फॉरबिडन तो नहीं है, लेकिन वो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, मतलब लॉ के इंटेंशन को हार्म पहुंचा रहा है। फॉरबिडन तो नहीं है। जैसे कई बार अपन ये कहते हैं कि मैंने इससे कहा कि बेटा तू मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं तेरा इनकम टैक्स माफ़ करवा दूंगा इल्लीगल तरीके से। तू सेल मत दिखाना, परचेज मत दिखाना, ये मत करना, वो मत करना, मैं ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दूंगा। ये तो गलती है। एक मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इससे टैक्स प्लानिंग करवा रहा हूँ। इसको बोल रहा हूँ कि इसने यहाँ तेरे खाते में 15 लाख आते हैं ना, तो एक काम कर, अब से तू तेरे खाते में 5 लाख ले। 5 लाख तेरे पापा के खाते में ले, 5 लाख तेरी मम्मी के खाते में ले। फिर अपन क्या करेंगे, तेरा रिटर्न अलग भरेंगे, पापा का अलग भरेंगे, मम्मी का अलग भरेंगे, और 5 लाख तक इनकम टैक्स माफ़ है। तो तेरा भी माफ़ हो जाएगा, पापा का भी माफ़ हो जाएगा, मम्मी का भी माफ़ हो जाएगा। कमाती तू है, लेकिन तू इनकम को ऐसे डाइवर्ट कर कि वो तीनों में दिखे। हाँ सर ये बढ़िया है। तो पहले वाले में तो मैं इसको इनकम दिखाने से ही मना कर रहा था, वो तो दंडनीय अपराध है। इसमें मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, तो ये प्लानिंग अगर अलाउ कर दी जाए तो क्या ये इनकम टैक्स के पर्पस को डिफीट करेगा कि फुलफिल करेगा? डिफीट करेगा। क्या हम इस तरीके से इनकम टैक्स को माफ़ करवाएंगे और इस तरह के तिगड़म लगाएंगे तो ये सही है कि गलत है? जो इनकम स्नेहा कमा रही है वो अपने पापा मम्मी के नाम से भी दिखाए तो ये सही है कि गलत है? इट इज़ नॉट करेक्ट। इफ़ अलाउड, अगर इन्हें अलाउ कर दिया गया तो इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। ये लॉ के प्रोविजन को सुन रहा है बराबर, क्या करेंगे? फिर भी ऐसा होता है, बट होना नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्ट भी क्या है? लॉफुल। एग्जाम्पल बराबर याद रखना। हाँ, जॉब में तो हो ही नहीं सकता ऐसा, इसलिए सैलरी वाले तो पूरा टैक्स भरते बेचारे। बिजनेस में हो सकता है। बिजनेस में तेरे को 15 लाख एक जगह से थोड़ी आ रहे हैं,
आज मैं ये बोल सकता हूँ ना कि तू थोड़े पैसे इस QR पे डाल, थोड़े इस पे डाल, थोड़े इस पे डाल, तेरे को क्या लेना देना, तू तो डाल देगी। तो इसने 3 QR लगा दिए अपनी दुकान पे, एक मम्मी का, एक पापा का, एक इसका। थोड़ा पैसा मम्मी में, थोड़ा पापा में, थोड़ा इसमें, ठीक है। ये पापा की परी जो है ऐसे कर रही है चोरी, तो ऐसा कर सकते हो? कर तो सकते नहीं हो, लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसा, इनकम टैक्स के प्रोविज़न को डिफीट कर रहे हैं इससे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सरकार ने इतने टैक्सेस लगा रखे हैं अभी हाल फिलहाल में कि वो थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं, वो आटे में जो नमक है वो किसी को चोरी लग ही नहीं रही है। इतनी स्वाभाविक हो गई है ये चीज़, इतनी स्वाभाविक, क्योंकि हर इंसान को ये पता है कि मैं 15 लाख के ऊपर अगर तुम्हें 30% इनकम टैक्स दे दूँ, 4.5 लाख, तो जो 10-10.5 लाख मेरे पास बचेंगे तुम उसमें भी मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि वो 10-10.5 लाख, वो 10-10.5 लाख रुपए में मैं अगर होटल में खाना खाने जाऊंगा हर हफ्ते, उस पर टैक्स देना है, कपड़े खरीदूंगा टैक्स देना है, जूतों वूतों पे भी 18% के आसपास GST है, कार खरीदूंगा 28% GST है, बाइक पे भी 28% है हमारे यहाँ, तो बाइकों पे भी, ठीक है, लग्जरी है इनके लिए, हीरो होंडा स्प्लेंडर भी लग्जरी है इनके लिए, ठीक है। अगर इनके लिए तो ये साइकिल पे घूमो, शायद साइकिल पे भी लगा रखा होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये इतना जब आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हो ना, तो लोगों का डायरेक्ट टैक्स पे से फिर भरोसा उठ जाता है। तो आपको इसको क्या, सिस्टम को शुरू से सही करना पड़ेगा, चोरी तभी रुकेगी। आप एक जगह पे लगा लो, या तो आप बोल ही दो कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स पे ही हमारा बल रहेगा, आप खर्च करो, डायरेक्ट टैक्स इनको हटा ही देना चाहिए। एक बहुत सारी कंट्री में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, बैंकों में जो पैसा जमा है या जो जमा करा रहे हो या वो जो बैंक से ट्रांजैक्शन करो उस पर 1% 2% कटेगा, बस, बाकी कोई इनकम टैक्स नहीं। उससे क्या, सब लोग अपने आप दिखाने लग जाएंगे ये पैसा है, अब जब मैं इसे खर्च करने जाऊँगा तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप लोगे ही लोगे, वो तो उसकी चोरी हो ही नहीं सकती ना, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं हो सकती भारत में। आप कपड़े लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, आप उसमें ये नहीं बोल सकते GST हटा दे, बाकी का दे दे, ठीक है। वो अपनी जेब से क्यों देगा? अगर उसने GST हटा दिया तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट से मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से तो माल निकला है, तो वहाँ तो टैक्स लगता आ रहा है। तो इसीलिए GST की चोरी नहीं हो सकती है और इसकी हो सकती है। तो इसको ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए कि यहाँ पे एक मिनिमम रेट से लगा दो ताकि सब दे दे ईमानदारी से, और बाकी यहाँ तो सब दे ही रहे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही बढ़ेगा, है ना। देख लिया, मोबाइल चलाने का बहाना चाहिए तुझे, फटाक से मोबाइल चला लूँ बस में। साइकिल पे भी 18% GST है यार, तुम देखो तो सही, हरामखोरी पे उतर आए हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट, चुनो, देखो इधर लोग, अभी मैंने एक व्यू दिया, लोगों को एक दूसरा व्यू लगता है, वो व्यू भी सही है। लोगों को ये लगता है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स इतना कम देते हो तो सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स लगाना ही पड़ता है, ये व्यू भी सही है। अब इनकम टैक्स की इतनी चोरी होती है, कोई ईमानदारी से इनकम टैक्स भर नहीं रहा, तो सरकार की आमदनी कहाँ से होगी फिर? तो सरकार इस तरीके से करती है, फिर GST वगैरह बढ़ा देती। देखो वो तो घड़ा है, वो किसी तरीके से बढ़ना है, क्योंकि जो देश है वो ऐसे चल नहीं सकता बिना पैसों के, पैसा तो चाहिए, ये रोड बनने हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, पैसा तो चाहिए, तो इधर से आएगा नहीं तो इधर से आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कहीं से नहीं आएगा तो फिर संपत्तियां बेच कर आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, प्राइवेटाइजेशन से आएगा, पैसा तो आएगा। थर्ड, जब आपका ऑब्जेक्ट फ्रेडुलेंट हो, सामने देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, लीगल ऑब्जेक्ट। कब कब ऑब्जेक्ट क्या होता है? लीगल। नंबर 1 पे क्या पढ़ाया? व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2, व्हेन इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। दोनों में फर्क है। और नंबर 3, फ्रेडुलेंट। ये तो कुछ समझाना ही नहीं इसमें। फ्रेडुलेंट मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप किसी को धोखा दे रहे हो, फ्रेडुलेंट। अब फ्रॉड में जितनी भी बातें पढ़ाई ना वो यहाँ लिख देना, कल जो पढ़ाई। क्या पढ़ाई? promise not intended to perform, false statement, any other act fitted to deceive someone, ठीक है। और पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस, ये भी पढ़ाया था। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स को छुपाना, 5 चीज़ें बताई थी कल, 5 हो गए, 5 यहाँ लिख देना। फ्रॉड को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जब भी फ्रॉड पढ़ो ना, तो मैंने जो कल तुम्हें फ्रॉड में याद कराया, इसके पहले याद कराया, वो 5 चीज़ें याद रखना। फ्रॉड की परिभाषा हर एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली गई है। बोलो,
क्योंकि फ्रॉड की परिभाषा जितनी सुंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है उतने किसी भी एक्ट में नहीं लिखी हुई है। जितने एक्ट मैंने पढ़े हैं, बहुत एक्ट है, मैंने भी कोई इतने नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितने मैंने पढ़े हैं फ्रॉड की परिभाषा सबसे सुंदर लिखी हुई है। कहाँ पर? हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। एक बार फिर याद कर लो फ्रॉड की डेफिनेशन। फॉल्स स्टेटमेंट, promise not intended to perform, concealment of material fact, any act fitted to deceive someone, and party must have suffered loss. ये चारों बेकार है अगर पांचवा नहीं है। चारों बेकार है अगर मैंने आपको झूठ बोला, आपको ठगा फगा जो भी करा मैंने आपके साथ, लेकिन आपको उससे कोई लॉस जाको राखे साई या मार सके ना कोई। तो अगर आपको लॉस ही नहीं हुआ तो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपको कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टी मस्ट हैव सफर्ड। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था स्पेशल 26 का, याद है? मैं वापस दे देता हूँ। स्पेशल 26 देखी है तुमने? तुम मूवीज़ अलग नहीं देखते, मैं एग्जांपल कैसे दूँ यार? सब मूवी के लिए मना कर देते हो। अब स्पेशल 26 तो एकदम नहीं है। इसने तो बेटा तूने हम आपके कौन देखी है? वो भी नहीं देखी है। मूवी में कहाँ तक आ गई है तू? कुछ अभी लास्ट कौन सी देखी थी? हाँ सीए देखी थी इसने, वो भी सीए की देखी। और एक जमुना पार भी है, वो भी सीए की है, वो भी देख लेना और डिप्रेस हो जाना। तो उसमें जो लड़की है वो हाफ सेम, उसका नाम भी स्नेहा ही है ना? क्या नाम है उसका? आर्ची है। अब पार्ट 2 में स्नेहा ही रखेंगे उसका नाम। वो मैं प्रोड्यूस करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, एक्ट तुझे करना है। एक्ट भी कैसे करेगी तू? उसमें पढ़ाई छूटेगी तेरी। चलो तो दे देना 40 रुपये का रोल नीचे से लाके। रोल में क्या है? तो पार्थ कौन था? वो पॉजेसिव वाला लड़का जो एकदम पड़ा, वो तो तेरे को देना है ना बेटा। वो तो तेरी तरह दिखता है मेरे को पूरी सीरीज में। चेहरा भी तो कुछ चीज़ है, पॉजेसिवनेस भी तो कोई चीज़ है। वही तो कह रहा हूँ, इसका पॉजेसिवनेस था। चलो अरे खुशी तू अपनी बातें मत करा कर। क्या कह रही है? तुझे भी रोल चाहिए? हाँ जो बीच में छोड़ दिया था वो लकी, लेकिन लकी बीच में छोड़ेगा नहीं, लकी छोड़ेगा नहीं ना सीए। अब सुनो बच्चों, टॉपिक पे आ जाते हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन बता रहा था मैं आपको, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है। स्पेशल 26 की बात कर रहा था मैं। स्पेशल 26 में एक सीन आता है लास्ट में, जिसमें मनोज बाजपेयी जो उसमें एक सीबीआई इंस्पेक्टर होता है, वो एक ज्वेलरी वाले को आके बोलता है कि आप ये सारी ज्वेलरी अपनी दुकान से गोडाउन में ले जाओ, क्योंकि 26 लोग स्पेशल 26 बन के आएंगे और आपकी वो गोडाउन में रेड मारेंगे, और रेड मारेंगे तो आपकी सारी ज्वेलरी अपने पास रखेंगे, तो हम उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तो वो जो ज्वेलरी का ऑनर होता है वो बात बोलता है कि जब आपको इतनी बातें पता है तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? तो मनोज बाजपेयी बोलता है कि कानून में जुल्म करने की सज़ा है, जुल्म सोचने की सज़ा नहीं है। ये डायलॉग बोलता है, बड़ा अच्छा डायलॉग है। तो उन लोगों ने अभी सोचा है, करा थोड़ी है। पार्टी मस्ट हैव सफर्ड। जब वो आपके यहाँ से ज्वेलरी ले जाएंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि आपको लॉस हुआ है, फिर हम उनको रंगे हाथ वहाँ बस में पकड़ेंगे। हालांकि फिर वो लोग जो है अक्षय कुमार की टीम, वो गोडाउन ही चली जाती है सीधी। ये लोग क्या करते हैं, सारी ज्वेलरी गोडाउन में रखा देते हैं कि ये लोग दुकान में आएंगे। वो लोगों को पता चल जाता है कि ज्वेलरी गोडाउन में, ये लोग सब दुकान में इंतजार करते रहते हैं, ठीक है, और वो गोडाउन साफ करके चल जाते हैं। बाद में मनोज बाजपेयी बोलता है चुल्लू भर पानी मिलेगा कहीं पे। चौथी चीज, इंजीरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट करते हो जो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए इंजीरियस है, हार्मफुल है, तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या माना जाएगा? अनलॉफुल। जैसे मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल दिया था कि किसका? ऑक्शन का।
इसमें किन को लिया था मैंने, उनको ही ले लेते हैं वापस। उत्कर्ष और उर्विका, हाँ ये तो यही इन दोनों का ही ले सकते हैं इसमें। तो उत्कर्ष और उर्विका दोनों को मैंने एक ऑक्शन में इनवाइट किया और मैंने उर्विका को कहा कि उत्कर्ष जब भी बोली लगाए तो तू भी बोली लगाना, क्योंकि तुझे देख के वो ज़्यादा बोली लगाएगा और ऐसा करेंगे अपन तो मेरी ये चीज़ महंगी बिकेगी। तो बिल्कुल सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। उत्कर्ष बोलता 5 लाख, उर्विका 7 लाख, ये बोलता 9 लाख, वो बोलती 10 लाख, वो बोलता 12 लाख, ये बोलती 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अब मैंने बोला चुप हो जा तू, मतलब मैंने इशारा कर दिया। 30 लाख में 1 2 3 सोल्ड। 2 लाख की चीज़ इसको कितने में चेप दी? उत्कर्ष आया बाहर, मेरे से जीतेगी तू? हाँ, पड़ गए ना ठंडे। ये भी हंस रही थी, वो भी हंस रहा था, दोनों की अपनी अपनी खुशी थी, ठीक है, खुशी भी हंसी रही है। तो इसमें क्या करा हमने? क्या हमने कोई लॉ को तोड़ा? फॉरबिडन बाय लॉ, कोई प्रोविजन को डिफीट किया? हाँ, फ्रॉड किया? ये हमने किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाई। किसको? उत्कर्ष। तो ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कल अगर उत्कर्ष को ये पता चल जाता है तो उत्कर्ष इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकता है। बोलो, क्या करार दे सकता है? बराबर याद रखना। नेक्स्ट, जब आपका कंसिडरेशन इमोरल हो, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? इमोरल मतलब नैतिकता के खिलाफ। किसके खिलाफ? अनएथिकल। बोलो बोलो, अनएथिकल। जैसे आज आपने इसने एक एग्जांपल दिया है कि पी ने पैसे दिए डी को कि तू एक शादीशुदा लड़की से शादी कर ले और उसको बोल के वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे। ये कोई सही चीज़ नहीं है। और किसी की शादी तोड़वाना, फिर उसको शादी करवाना और ये सब अच्छा नहीं है। मतलब ये इमोरल है, नैतिकता के। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मॉरलिटी के अगेंस्ट होती है, जिसके लिए हमारे मॉरल्स हमें अलाउ नहीं करते, जिसके लिए हमारे मॉरल्स हमें अलाउ करते। अब देखो, मॉरलिटी जो होती है, मेरा ये मानना है वो आपकी अपब्रिंगिंग से डिपेंड करती है। आप किस माहौल में पले बड़े हो, मेरा ये मानना है कि उससे आपके मॉरल्स निकल के आते हैं। जैसे मुझे जो मॉरल्स मेरे रिलीजन से सीखने को मिलते हैं वो मुझे किसी किताब से नहीं मिल सकते। जब जो मॉरलिटी मैंने मेरी रिलीजियस बुक से सीखी है वो मुझे सबसे ज़्यादा एडमायर करती है। मतलब कोई भी चीज़ हो तो मेरे को वो मॉरलिटी, मेरे को ये कि यार यहाँ चीज़ ऐसे लिखी हुई है। तो ऐसे ही बचपन में मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट होता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है और ज़रूरी है वो सब्जेक्ट, क्योंकि मॉरल्स और एथिक्स किताब नहीं सिखाता। एथिक्स तो फिर भी प्रोफेशंस में होते हैं, जैसे सीए के एथिक्स है, डॉक्टर के एथिक्स है, बट मॉरल्स तो किसी किताब में नहीं होते। मॉरल्स अपने खुद के होते हैं, अपन बनाते हैं अपने मॉरल्स। तो कानून ये नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट इज मॉरल और इमॉरल। यू हैव टू डिसाइड दैट ऑब्जेक्ट इज मॉरल और अगर वो इमॉरल है, नैतिकता के खिलाफ है, तो आपको ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट। लास्ट, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब क्या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है वो कल बताऊंगा। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक पॉलिसी के, इसमें पूरी एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट की बात कल करेंगे। क्या चीज़? पब्लिक पॉलिसी। आज क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अनलॉफुल। अनलॉफुल में पहला क्या पढ़ाया? फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तीसरा, फ्रॉडुलेंट। चौथा, इंजीरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी। पांचवा, इमोरल। छठा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्या? अब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट की चर्चा कल होगी। कितने मिनट का बना है? 4। धन्यवाद।